हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हम लोगों का एक नया चैप्टर चल रहा था। उस नए चैप्टर में एक दो लेक्चर पढ़ चुके हैं। हम लोग दो लेक्चर पढ़े हैं। पहला लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था उसमें, और दूसरे लेक्चर में हमने एक टॉपिक किया था हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पढ़ते पढ़ते कोई चैप्टर का नाम तो नहीं ना भूल गया है। चैप्टर का नाम नहीं भूलना है। चैप्टर का नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। और ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में देखे भी थे कि बायोमोलिक्यूल्स होता है क्या है, बायोमोलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं उनको, उन मॉलिक्यूल्स को बायोमोलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स लिविंग में प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर था हमारा, इसमें पहला लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, दूसरा लेक्चर में देखा कि कैसे इसको एनालिसिस करना है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। ये देखे थे दूसरा लेक्चर में। केमिकल कंपोजिशन में हमने क्या देखा था कि दो तरह का केमिकल कंपोजिशन मिल रहा था। एक केमिकल कंपोजिशन मिल रहा था, मतलब दो तरीके से कर रहे थे, एक ऑर्गेनिक केमिकल के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमको दो तरह का केमिकल्स मिल रहा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको दो तरह का केमिकल्स मिल रहा है। कौन कौन सा केमिकल था ऑर्गेनिक कंपाउंड में? एक फिल्ट्रेट था। सॉरी फ्यूचर डॉक्टर्स, कैमरा ऑफ हो गया था। फिर से एक बार समझिएगा कहाँ तक पढ़ाए थे। यहाँ पे थे फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। बोल रहे थे कि बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने के लिए हम लोग को दो तरीका होता है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनालाइज कैसे करें, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे एनालाइज करें। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करने का तरीका था कि टिश्यू लें, एक कोई किसी भी प्रकार का एक टिश्यू लें, चाहे एनिमल टिश्यू हो चाहे प्लांट टिश्यू हो, उसको ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में, कहाँ, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में इसको क्या करना है, इसको कूच देना है, उसका चटनी बना लेना है ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में डाल के। इसका फॉर्मूला याद है, Cl3CCOOH, ये फार्मूला था इसका। इसमें डाल के क्या करना है, उस टिश्यू का, लिविंग टिश्यू का चटनी बनाना है। और जब चटनी बनाएंगे उसके बाद उसको छान लेना है, जैसे चाय छानते हैं ना, जिसमें से चाय पत्ती और चाय अलग हो जाता है, तो उसी प्रकार से उसको छान लेना है। तो छान के जो नीचे आएगा उसको फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, जो ऊपर रहेगा उसको रिटेंटेट बोल रहे हैं। तो नीचे क्यों आ गया होगा? क्योंकि वो उस एसिड में घुल गया होगा, सॉल्युबल हो गया होगा। जैसे चीनी और चाय पत्ती, चाय जब बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, दूध या पानी डालते हैं, उसमें चाय डालते हैं और क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो चीनी तो उसमें घुल जाता है। ऐसा तो नहीं कि चीनी को जब छानते हैं तो चीनी ऊपर रह जाता है और पानी सिर्फ नीचे जाता है। तो चीनी उसमें घुल जाता है और चीनी भी पानी के साथ साथ नीचे चला जाता है, या दूध के साथ साथ नीचे चला जाता है। ऊपर क्या बच जाता है? सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती बच जाता है जो डालते हैं, और उसमें से जो कलर होता है वो भी घुल के नीचे चला जाता है। तो जो घुल गया होगा, जो उस एसिड में, या जैसे चाय में पानी में घुल गया तो नीचे चला गया, तो जो उसमें एसिड में घुल गया होगा वो नीचे चला जाएगा फिल्ट्रेट में, और जो नहीं घुला होगा, जो एसिड इनसॉल्युबल होगा, वो रिटेंटेट में रह गया होगा, ऊपर चाय छन्नी के ऊपर रह गया होगा। ठीक है। तो जो नीचे गया उसको बायोमोलिक्यूल्स भी कह देते हैं, और जो ऊपर रह गया है उसको बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स भी कह देते हैं। ठीक है। बायोमाइक्रो और ये बायोमैक्रो। इनऑर्गेनिक के लिए क्या करते थे, इसको सिंपली सुखा देते थे, किसी भी प्रकार के टिश्यू को लेकर उसको सुखा देते थे। उसके बाद उसको जलाना होता है। उसको सुखाने के बाद उसको जलाना होता है। जलाने के बाद उसका जो राख बचता है, उस राख में देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ प्रेजेंट है। क्योंकि जो जलाए हैं, जो जल रहा था उस समय पे, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जितना भी कार्बन था वो सब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जलने के बाद उड़ गया होगा। बाकी अब जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बचा है। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या था, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब लगभग था, ये सब। ठीक है। अब हम लोग, वो तो था पहले वाला चीज, ये पहले वाला चीज पढ़ रहे थे। अभी हम लोग को क्या पढ़ना था? अभी हम लोग को पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए कि मेटाबोलाइट्स क्या होता है। मेटाबोलाइट्स होता है वैसा बायोमोलिक्यूल जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करे, या फिर कह लो जो मेटाबॉलिज्म में जो भी मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको मेटाबोलाइट्स बोलेंगे, या सिंपली कह दो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, मेटाबोलाइट्स ही है। ठीक है। तो ये मेटाबोलाइट जो है ना, ये दो प्रकार का होता है। मतलब मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करने वाला जो बायोमोलिक्यूल होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है कि इसका आइडेंटिफाइबल फंक्शन होता है, जो मतलब इसका जो काम होता है ना, उसको हम पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का ये काम करता है। मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होगा, जो बायोमोलिक्यूल्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आएगा, उसका काम हमको पता होगा कि वो काम क्या करने वाला है, उसका फंक्शन कैसे कैसे होगा, और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में। मतलब जो भी रिएक्शंस होगा, जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शन चलेगा, उसमें उसका केमिकल कन्वर्जन भी होगा, मतलब एक चीज से दूसरा चीज बनेगा। तो इसके लिए एक लाइन और लिखना चाहिए था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, दे परफॉर्म केमिकल कन्वर्जन। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट हैज आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसका जो फंक्शन होता है वो आइडेंटिफाइबल होता है, और ये क्या काम करता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, ये हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, जो शरीर के अंदर होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहा होता है उसको फिजियोलॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। तो उसमें जो प्रोसेस होगा उसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा उसमें, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में उसका रोल हमको पता होता है, किस तरह से उसमें काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और इसका मेन काम क्या है कि ये इसका मेनली इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसका केमिकल कन्वर्जन होता है, ये केमिकल कन्वर्जन करता है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होता है। जैसे इसका एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लूकोज, प्रोटीन और एमिनो एसिड, और भी होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में, और भी होगा, बट ये 3 एग्जाम्पल दिया है। इस 3 एग्जाम्पल में एक देखिए ग्लूकोज का, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है, ग्लूकोज क्यों प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है, यहाँ समझते हैं। आप लोग को पता होगा कि ग्लूकोज जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के अंदर, ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के अंदर। ग्लूकोज किस में टूट जाएगा, एटीपी में, ग्लूकोज एटीपी में टूट जाएगा। इसके बीच में ऐसे ग्लूकोज बहुत सारा प्रोसेस से होकर गुजरता है, बहुत सारा स्टेज से होकर गुजरता है, तब एटीपी बनता है, डायरेक्ट ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ये सब पढ़ना है हमारे चैप्टर जो पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, ठीक है, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, तो वहाँ पे समझेंगे कि ग्लूकोज एटीपी में कैसे टूटता है। वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस होता है, ग्लूकोज पहले ग्लूकोज 6 में फ्रक्टोज में चेंज होता है, उसके बाद और भी बहुत सारा कंपाउंड बनता है, उसके बाद ये एटीपी में टूटता है। तो यहाँ पे देखो ये ये क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन चले होंगे, मेटाबॉलिज्म चला होगा, तब जाके ये ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्जन हुआ है। तो ये ग्लूकोज एक दूसरा सब्सटेंस था और ये अब दूसरे सब्सटेंस में, यहाँ पे इसका केमिकल कन्वर्जन हो गया है। एटीपी का फुल फॉर्म पता है, एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना है, एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये होता है एटीपी फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना है, पहले ही बताया शायद। ये एनर्जी करेंसी होता है, यही एनर्जी का फॉर्म होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये ग्लूकोज बदल गया एटीपी में, ग्लूकोज में क्या हो गया, केमिकल कन्वर्जन हो गया। और ग्लूकोज का हमको फंक्शन भी पता है कि ये क्या देता है, एनर्जी देता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और किस चीज़ से मिलता है, किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, किस तरह से इसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो सारा चीज़ इसका प्रेजेंट हमको पता होता है, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है, इसीलिए रखा गया है इसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर। अब प्रोटीन का बात कर लें, प्रोटीन, ये प्रोटीन जनरली क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है। ये प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होकर रहता है, मसल्स बनाने का काम करता है, ठीक है। ये प्रोटीन भी बहुत सारे चीज़ों में कन्वर्ट होता है, जैसे ये प्रोटीन कभी इंजाइम बना लेता है, ये प्रोटीन कभी हार्मोन्स बना लेता है, ये प्रोटीन और भी सारा काम करता है, हमारे बॉडी का जो मसल्स है उसको रिपेयर करता है, बहुत सारा काम होता है इसका, ठीक है। और एमिनो एसिड जो है इसका भी काम होता है, इसका तो मेन काम होता है कि ये एमिनो एसिड किसका बनाता है, प्रोटीन को ही बनाता है। एमिनो एसिड का मेन काम होता है प्रोटीन का बनाना, ठीक है। और एमिनो एसिड से टूट के एटीपी भी बनता है, कभी कभी प्रोटीन और एमिनो एसिड से टूट के भी एटीपी बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको रखे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में, क्यों, क्योंकि इसका केमिकल कन्वर्जन होता है और इसका रोल हमको पता है, इसका जो फंक्शन है वो आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, इसका जो रोल है ना ये आइडेंटिफाइबल नहीं होता है, इसका क्या रोल है ये पता ही नहीं होता है उस होस्ट को। हमको तो पता है कि उसका क्या रोल है, जैसे एक प्लांट में जैसे पिगमेंट है, जैसे एंथोसाइनिन पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो सब पिगमेंट का क्या रोल है उस प्लांट के अंदर, वो उनको थोड़ी ना पता होता है प्लांट के अंदर उस पिगमेंट्स का क्या रोल है।
बस वो पिगमेंट का काम एक ही काम होता है कि वो क्या कर लेते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं या फिर कलर देने का काम होता है, बस इतना ही काम होता है, उसका कोई केमिकल कन्वर्जन उसमें नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसका ये समझ में आ गया कि इसका रोल आइडेंटिफाइबल नहीं होता है, जिसमें भी ये प्रेजेंट होता है उसका रोल आइडेंटिफाइबल नहीं होता है। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादातर किसमें प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट सेल में। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ज़्यादातर बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका कह रहा है डू नॉट हैव केमिकल कन्वर्जन रोल, इसमें केमिकल कन्वर्जन नहीं होता है, कोई केमिकल कन्वर्जन नहीं होता है, कोई एक चीज़ है तो उसी चीज़ में रहेगा, उसका कोई भी केमिकल कन्वर्जन नहीं होगा, कोई भी उसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, दे हैव इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका उस होस्ट के अंदर मतलब जिसके अंदर भी प्रेजेंट है, जैसे अभी एग्जांपल लिए कि प्लांट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, तो उसका प्लांट के अंदर पिगमेंट का ज़्यादा रोल नहीं है, जैसे रोल किसका है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल का ज़्यादा रोल होता है और किसी पिगमेंट का रोल नहीं होता है। तो वो जो पिगमेंट है ना, वो पिगमेंट का रोल इसको पता नहीं है या फिर इसके अंदर उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जिसके अंदर वो पिगमेंट प्रेजेंट है, बट उस पिगमेंट का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे पहले होली का जो रंग बनता था ना, वो ऑर्गेनिक रंग बनता था, मतलब कि पेड़ पौधों से बनाया जाता था। अब तो बहुत सारा केमिकल से बनता है, लेकिन पहले का जो रंग बनता था वो ऑर्गेनिक रंग होता था, ऑर्गेनिक कलर होता था और वो पेड़ पौधों से बनाया जाता था। तो पेड़ पौधे के अंदर का क्या पिगमेंट जो प्रेजेंट है उसी से कलर बनाया जाता था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और इकोलॉजिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होता है, हमारे इन्वायरमेंट को ग्रीन हरा भरा रखने के लिए भी। या फिर बहुत सारा ऐसा भी कलर होता है जो इन्वायरमेंट को मतलब कि अच्छा दिखता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि यहाँ पे इसका इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इसका उसके बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है जिसके अंदर वो है, बट इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस होता है और इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, यूजुअली ये प्रेजेंट होते हैं, ये तो बता दिए कि किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल में, और ये जनरली नहीं प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ज़्यादातर ये प्रेजेंट नहीं होता है। कभी कभी एक आध दो एनिमल सेल एक्सेप्शन होगा कि उसमें प्रेजेंट होता होगा, बट ये जनरली एनिमल सेल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गया है खत्म। बस इसका अब कुछ एग्जाम्पल लिखवाना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया। यहाँ पे पेज नंबर 146, यहाँ पे 146 में यहाँ पे दिया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे उसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। नोट हो गया, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं इसको। इसके बाद कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल जो है वो लिख लेते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फिर भी हम लिखवा देते हैं, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि देख के और लिख के याद हो सके। ठीक है, इसमें सबसे पहले पिगमेंट्स दिया है, पिगमेंट में क्या क्या नाम दिया है, कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन, ईटीसी किया, मतलब और भी हो सकता है। फिर है एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स में दो एग्जांपल है, मॉर्फिन और कोडीन का, मॉर्फिन, कोडीन। मॉर्फिन के बारे में नहीं पता है तो सुन लीजिए, ये मॉर्फिन होता है एक तरह का पेन किलर के तरह इसको यूज करते हैं, मॉर्फिन को पेन किलर को इस तरह यूज करते हैं। ये सेडेटिव ड्रग होता है, मतलब कि बॉडी को थोड़ा सा शांत करने वाला ये ड्रग होता है। ठीक है ना, बॉडी को शांत करने वाला ये ड्रग होता है। इसका थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा सा डोज जो है देके बॉडी को शांत किया जाता है, बॉडी में जो पेन होता है ना उसको
रिलीफ दिया जाता है बॉडी पेन को, ठीक है। वैसे एल्केलॉइड जो होता है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जितने भी एल्केलॉइड्स होंगे उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर कंपाउंड ऑर्गेनिक ही होते हैं, ठीक है। फिर है टर्पेनोइड्स के बारे में। टर्पेनोइड्स, टर्पेनोइड्स इसमें एग्जांपल दोगे है मोनोटर्पेन्स और डाइटर्पेन्स। मोनोटर्पेन्स, डाइटर्पेन्स etc। ये टर्पेनोइड्स होता है, टर्पेनोइड्स ये आइसोप्रीन होता है, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, 5 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये पॉलीमर है, ये क्या होता है? पॉलीमर है किसका? आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन। और ये आइसोप्रीन जो होता है ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इसी का पॉलीमर होता है ये टर्पेनोइड। इसमें दो गो है, मोनोटर्पेन्स और डाइटर्पेन्स, ठीक है। फिर है इसेंशियल वाइल्स, इसेंशियल वाइल्स, नंबरिंग कर दें। इसेंशियल वाइल्स जैसे ग्रास वाइल है, ग्रास वाइल्स, लेमन है, लेमन का भी वाइल बनता है, लेमन ग्रास, सॉरी हो अलग अलग नहीं है, लेमन ग्रास वाइल, लेमन ग्रास वाइल, ठीक है। और भी हो सकता है जैसे लेमन ग्रास वाइल हो गया, कोकोनट वाइल हो गया, और किसका वाइल होता है? मस्टर्ड वाइल, ये सब वाइल ही होता है, ठीक है। ETC कर दो यहाँ भी। टॉक्सिन दिया है, फिर इसके बाद टॉक्सिन, इसमें दो नाम है एब्रीन और रिसिन, एब्रीन, रिसिन, ये दोनों टॉक्सिन है। टॉक्सिन का मतलब क्या? पॉइजनस सब्सटेंस। टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजन। ये दो तरह का है, दो नाम दिया है, ETC इसमें भी कर दो। और भी होता है एब्रीन और रिसिन। अच्छा एक और क्या होता है? बॉटिलम, बॉटिलम, जो कि सबसे खतरनाक पॉइजन होता है, बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है, बैक्टीरिया से बनता है। नाम थोड़ा सा याद आ रहा है, बॉटिलम करके कुछ था, चलो रहने दो, गूगल कर लेना। मोस्ट डेंजरस पॉइजन कौन सा होता है? गूगल कर लेना, मोस्ट डेंजरस पॉइजन। ठीक है। फिर लेक्टिन्स है 6 नंबर पे, लेक्टिन्स। ये लेक्टिन्स कुछ नहीं है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, टाइप ऑफ प्रोटीन, एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कार्बोहाइड्रेट से अटैच होता है। कार्बोहाइड्रेट से किससे अटैच होता है? कार्बोहाइड्रेट से। इसमें एक एग्जांपल है कोनकानावेलिन, कोनकानावेलिन, वेलिन ए, कोनकानावेलिन ए। फिर है दिया है ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स जैसे दो नाम दिया है, विनब्लास्टिन और कर्कुमिन, विनब्लास्टिन और कर्कुमिन। जहाँ पे ये ड्रग्स और ये अल्कलॉइड्स जो है ना, ये ड्रग्स के टाइप ही होता है। अल्कलॉइड्स क्या होता है? टाइप ऑफ ड्रग्स ही होता है, ठीक है ना। वैसे ड्रग्स डायरेक्टली यहाँ पे दो नाम दिया है, लेकिन यहाँ पे अल्कलॉइड जो है ये भी टाइप्स ऑफ ड्रग्स ही होता है। मॉर्फिन और कोडीन जो है ये भी ड्रग्स के रूप में हम लोग लेते हैं, मतलब ड्रग्स का ही रूप होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें दो एग्जाम्पल और दिखाना था हमको। ऐसे NCERT में तो नहीं दिया है मॉर्फिन और कोडीन। ये कैफीन, जो कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है, कैफीन, निकोटीन जो चाय में प्रेजेंट होता है, निकोटीन, ये सब भी क्या होता है? ये सब भी एल्केलॉइड ही होता है। कोडीन, कैफीन, निकोटीन, ये सब भी क्या होता है? एल्केलॉइड ही होता है, टाइप ऑफ ड्रग्स होता है, ठीक है। फिर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस दिया है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर हो गया, रबर, गम्स, सेल्यूलोज ETC। चलो इससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसा समझ में आ जाएगा। ये जो दिया गया है यहाँ पे एग्जांपल रबर का,
गम्स का, इससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये रबर क्या होता है, रबर का एक प्लांट होता है जिससे रबर हमको मिलता है, मतलब कि एक तरह का केमिकल मिलता है, उससे रबर बनाया जाता है, या फिर रबर डायरेक्टली भी मिलता है कभी कभी। तो वो जो केमिकल है वो उस प्लांट के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मतलब इसमें हम क्या बताए थे कि होस्ट के लिए वो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है होस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, या फिर उस होस्ट के अंदर उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। तो इस रबर का उस प्लांट के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, उसका कोई भी काम उसमें नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है उसके लिए। बट ये रबर का हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। उस प्लांट के लिए इंपॉर्टेंस नहीं था, इसीलिए क्या बोल दिए हैं, इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोल दिए। और इस रबर का कोई कन्वर्जन भी नहीं होगा। ये रबर किसी चीज़ में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका कोई भी केमिकल कन्वर्जन नहीं होने वाला है। ठीक है, गम्स का भी कोई केमिकल कन्वर्जन नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इसमें जितना भी चीज़ दिया गया है उसका केमिकल कन्वर्जन नहीं होगा। अब ऑटोमेटिक या फिर बोले बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा इसका कोई भी केमिकल कन्वर्जन नहीं होगा। वैसे हम लोग करवा सकते हैं बहुत सारा, जैसे मॉर्फिन में बहुत सारा केमिकल कन्वर्जन करवाते हैं, इसमें एडिशन करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। कोडीन का हम लोग बहुत सारा मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एवरिन में ये सॉरी यहाँ पे रबर और गम्स जो है इसमें भी बहुत सारा चीज़ मिला के इसका मॉडिफिकेशन करते हैं, बट वो सब उतना जानना नहीं है हम लोग को। ठीक है, और इसका कोई मतलब कि अगर फंक्शन होता भी होगा, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता भी होगा उसके अंदर, तो ये भी हमको को नहीं जानना है। ये हो गया है सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इतना ही एग्जाम्पल दिया है। पिगमेंट, एल्केलॉइड्स। पिगमेंट क्या है? ये एक टाइप का कलर होता है, ये कलर होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कैरोटीनॉइड येलो कलर का होता है, समटाइम्स येलो कलर। ये एंथोसाइनिन जो है कुछ कुछ येलो रेड में होता है। ठीक है, येलो रेडिश कलर का। एल्केलॉइड क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, कैफीन, निकोटीन, ये सब एल्केलॉइड्स है। और एल्केलॉइड्स क्या होता है? एक टाइप का ड्रग होता है। फिर टर्पिनॉइड्स है, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। टर्पिनॉइड्स क्या होता है? पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का, और ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, आइसोप्रीन 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसी का पॉलीमर होता है टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। ठीक है, फिर यहाँ पे इसेंशियल ऑयल्स है, जैसे लेमन ग्रास ऑयल, यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है। वो ऑयल्स का उसके मतलब उसके पास उस ऑयल्स का जिन उन प्लांट्स को जिससे निकाला जा रहा है उन प्लांट्स को उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है या कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमारे लिए उसका ज़रूरत है। ठीक है, टॉक्सिन, जैसे ये टॉक्सिन क्या होता है? पॉइजनस सब्सटेंस को टॉक्सिन बोलते हैं, जैसे एवरिन और रिशिन। लेक्टिन्स जो है ये इसका एग्जाम्पल है कॉनकैनावेलिन ए, जो एक टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है, ये लेक्टिन्स जो होता है ये प्रोटीन बाइंड करता है, ये जो प्रोटीन है ये बाइंड करता है, बाइंड विथ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड कर जाता है और ये चिपक जाता है स्टमक के वॉल में, स्टमक के वॉल में चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होता है? स्टमक पेन शुरू हो जाता है, वोमिटिंग होने लगता है, मतलब बहुत सारे प्रकार का ये परेशानी कॉज करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ड्रग्स है। ड्रग्स का एग्जांपल है विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन और ये मॉर्फिन सब, ये सब भी ड्रग्स के अंदर ही आता है। ठीक है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर, गम्स, सेल्यूलोज, ये सब पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है। ये हो गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स खत्म। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में इतना ही पढ़ना था। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। नोट कीजिए इसको जल्दी से। हो गया नोट? मिटा दिया जाए। कॉपी कलम लेके बैठा करें और जितना भी बताया जाए उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा तो फायदा आप ही को होगा, याद आप लोग को ही होगा। टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल देख लें। दो तरह का है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होता है, ये देखो माइक्रो वर्ड है, माइक्रो मतलब छोटा, यहाँ पे मैक्रो वर्ड है, मैक्रो का मतलब बड़ा। मैक्रो और माइक्रो में दोनों में डिफरेंस होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है,
यहाँ पे ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है इसके लिए क्राइटेरिया क्या बताया है एनसीईआरटी, क्राइटेरिया बताया है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर वेट, और इसका रेंज भी बताया है 18 से 800 डाल्टन। इसका रेंज कितना है 18 से 800 डाल्टन तक रेंज मिला है, और मतलब कि ऐसा क्राइटेरिया बताया है कि इससे जो नीचे का रेंज का होगा मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, उनको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के रूप में एज्यूम किया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, कहाँ मिलते हैं हमको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स? ये मिलते हैं हमको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, जो नीचे हमको फिल्ट्रेट मिला था उसी में मिलते हैं ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में, फाउंड इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड रख लें, एमिनो एसिड, ग्लूकोज हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड, ये सब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। मतलब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सब कहाँ मिलते हैं हमको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। मतलब जब हम छाने थे इस प्रकार से डब्बा में, तो यहाँ से ये छन्नी था ऊपर में, और नीचे जो गया था मॉलिक्यूल्स, इसको फिल्ट्रेट बोल रहे थे, और ये फिल्ट्रेट क्यों नीचे क्यों चला गया था, क्योंकि ये एसिड में घुल गया होगा, और इसको छानने के बाद ये छन के नीचे चल गया होगा। तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन यही है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। और इसी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर क्या मिल रहा था, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिल रहा है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर इसमें क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम नहीं होना चाहिए। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया है, मॉलिक्यूलर वेट इसका वेट नॉट लेस देन 10,000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन से कम इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई रेंज नहीं बताया है कि कितना से कितना होना चाहिए, बट ये बता दिया है कि 10,000 डाल्टन से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा हमको, ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिला है, तो ये कहाँ मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा, फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जैसे देखो ये छन्नी था ऊपर में, मतलब कपड़ा वपड़ा कुछ का भी छन्नी बनाया है, नीचे गया तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन नीचे गया है, और ऊपर में जो चीज़ बच गया है, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था। अब इसी में क्या मिल गया हमको, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ मिल गया। फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जैसे इसमें क्या क्या मिलता है, जैसे प्रोटीन हो गया, ETC लगाना इसमें नहीं बोलना, ETC लगा लो, और भी बहुत सारा चीज़ होगा, ऐसा नहीं कि बस यही तीनों मिलेगा, और भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा। प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड बताए हैं, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन होता है, जैसे DNA और RNA, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये दोनों कहाँ मिलेगा हमको, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा। जैसे पॉलीसेक्राइड हो गया, सेल्यूलोज वगैरह, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सब क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, तो ये सब कहाँ मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिलेगा। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लिपिड जो है ये भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही मिलता है। ये कहाँ मिलता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही मिलता है, बट ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्यों मिलता है, क्या इसका रीजन है भाई। ये लिपिड क्या है, ये लिपिड कहाँ मिलता है, फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता जरूर है, बट ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं होता है,
पर ये क्यों मिलता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, क्यों मिलता है जब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं है तो इसको तो नीचे आ जाना चाहिए, नहीं, ये ऊपर मिलता है। इसका रीज़न है कि ये क्या करता है ना, बहुत सारा छोटा छोटा जो लिपिड है, लिपिड का जो पार्ट्स है बहुत सारा छोटा छोटा, ये लिपिड का पार्ट एक ग्रुप बनाता है। इस प्रकार से बहुत सारा ग्रुप एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेशन बना लेता है एक, ठीक है, और इस प्रकार से ये क्या बना लेता है, एग्रीगेशन बना लेता है वेसिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। दे एग्रीगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, so do not filter and found in retentate। ये इस प्रकार से वेसिकल के फॉर्म में हो जाते हैं। वैसे है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, देखो ये कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स ही हैं, बट ये एग्रीगेशन होने की वजह से, इनका इकट्ठापन मतलब एक ग्रुप बनाने की वजह से ये क्या होते हैं, ये वो छन्नी से नीचे नहीं जा पाते हैं, इसीलिए ये क्या मिल जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही मिल जाते हैं। बट ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होता, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी है एनसीईआरटी एक लाइन कि ये क्या होता है, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये लाइन लिखा है एनसीईआरटी वाला, स्ट्रिक्टली ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट ये एग्रीगेशन बनाने के कारण वेसिकल्स के फॉर्म में ये सॉल्युबल पूल में नहीं जा पाते हैं, इनसॉल्युबल पूल में ही रह जाते हैं, रिटेंटेट में ही मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, यही दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके पूरा बायोमोलिक्यूल्स है, पूरा बायोमोलिक्यूल्स, और पूरा बायोमोलिक्यूल्स ही क्या बनाता है, पूरा केमिकल कंपोजिशन बनाता है किसी भी एक सेल का, किसी भी एक टिश्यू का, या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का पूरा केमिकल कंपोनेंट्स कौन बनाता है, केमिकल कंपोजिशन बायोमोलिक्यूल्स बनाएगा। और उसमें भी दो टाइप का बायोमोलिक्यूल्स होगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स होगा और एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा। ये पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स मिलकर क्या बना लेगा, केमिकल कंपोजिशन पूरे एक सेल का, ठीक है। अब उस सेल के अंदर कौन बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट होता है इसके बारे में नहीं जानना है, बट हम लोग को कुछ केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानना है कि सेल के अंदर केमिकल कंपोजिशन कितना कितना होता है, मतलब कौन कौन सा केमिकल कितना प्रेजेंट होता है, इसको नोट कीजिए। वो फिर देख लेते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल, एक सेल के अंदर कौन कौन सा केमिकल कंपोजिशन होता है, वो एनसीईआरटी में भी बताया गया है। एनसीईआरटी का टेबल है 9.4 पेज नंबर 147, इसमें दिया गया है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, एक सेल के अंदर कौन कौन सा केमिकल कंपोजिशन होता है, कितना कितना परसेंट, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, मिटाया जाए इसको, याद रहेगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो है ये 1000 से कम होगा, इसका जो मोलिकुलर वेट होगा ये 1000 डाल्टन से कम होगा, इसका रेंज है 18 से 800 डाल्टन, बट इसका जो मोलिकुलर वेट होगा ये 10,000 डाल्टन से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1000 से कम होगा, बट यहाँ से 1000 नहीं है, यहाँ 10,000 है, 10,000 डाल्टन से ये कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ 1000 से कम होना चाहिए, यहाँ 1000 से कम होना चाहिए, और यहाँ 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है। ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा, जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, और भी बहुत सारा बहुत सारा सब्सटेंस होगा, बहुत सारा माइक्रोमोलिक्यूल्स होगा, इसी से कर लेना है। ये कहाँ मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में लिपिड भी मिलता है, बट ये लिपिड क्या होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इसका जो वेट है, मोलिकुलर वेट जो है इसका 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, मोलिकुलर वेट डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, इसका जो मोलिकुलर वेट है 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है, तो 800 डाल्टन से कम है तो ये क्या हो जाएगा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स ही होगा। बट ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, क्योंकि ये बहुत सारा जो इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो एग्रीगेट कर लेता है एक जगह वेसिकल के फॉर्म में, इसी वजह से ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है। मिटा दिया जाए। यहाँ पे एनसीईआरटी एक लाइन लिखा है, बोथ
बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स and molecules and bio macromolecules together represents chemical composition, entire chemical composition of the cell, tissue, organ। ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ये दोनों मिलके पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन डिटरमाइन करते हैं, पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेल, किसी भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन के। ठीक है, अब इसमें पढ़ना है केमिकल कंपोजिशन कितना परसेंट होता है, परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। इसमें टेबल 9.4 है, इसमें लिखा गया एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन कौन सा जो केमिकल है वो कितना प्रेजेंट होता है। जैसे वाटर, सबसे पहले वाटर है, ये वाटर एक केमिकल कंपोजिशन, एक साइड कंपोनेंट ले ले, एक साइड इसका परसेंटेज ले लें, परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास, टोटल सेलुलर मास का कितना परसेंट वो प्रेजेंट है। फर्स्ट नंबर पे वाटर है जो कि सबसे एबंडेंट केमिकल होता है, वाटर 70 से 90% होता है, कितना 70 से 90%। दूसरे नंबर पे प्रोटीन है, ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है 15 से 20%, कितना 10 से 15%। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, ये लगभग 7% प्रेजेंट होता है। इसके बाद लिपिड है, ये लगभग 2% प्रेजेंट होता है। फिर न्यूक्लिक एसिड है, ये 5 से 7% प्रेजेंट होता है। और कुछ कुछ आयंस भी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, आयंस, ये लगभग 1% प्रेजेंट होता है, अराउंड 1% के लगभग में। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा जो केमिकल है वो कौन सा केमिकल है, वाटर। इसमें लिखा गया मोस्ट एबंडेंट केमिकल्स आर फाउंड इन द लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर। मोस्ट एबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल कौन होगा वाटर। ठीक है, कितना 70 से 90%। प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट कितना प्रेजेंट होता है 7%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और आयंस 1% के अराउंड होता है प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल। अब इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ना है, पॉलीसेक्राइड वगैरह पढ़ना है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये सब पढ़ना है। ग्लूकोज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कहीं पे कोई दिक्कत हुआ हो समझने में या कहीं पे कुछ नहीं दिखा हो तो वो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अपने दोस्तों तक ये शेयर वीडियो को कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।